नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड के मंत्री लगातार मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्र की योजनाओं का गुणगान करने में जुट गए हैं। आज वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से विकास को लेकर चर्चा की। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से देश बहुमुखी विकास को लेकर चर्चा के 7वें पायदान पर पहुंच चुका है। वर्तमान समय में 80 करोड़ गरीबों को राशन मिल रहा है। वहीं 12 करोड़ लोगों को योजनाओं के तहत शौचालय बनाकर दिए गए हैं। 3 करोड़ लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन कुल मिला के मैं कह सकता हूँ ये 9 वर्ष का जो कार्यकाल माननीय मोदी जी का रहा है, जिसे हम स्वर्णिम कार्यकाल कहते हैं, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण को समर्पित ये 9 साल, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 80 करोड़ लोगों को आज भी राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। 11 करोड़ 88 लाख लोगों को आज भी नल से जल देने का काम किया गया है। उसके साथ साथ 11 करोड़ 72 लाख लोगों को शौचालय इस दौरान उसका निर्माण करके उनको सौंपा गया है। 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास से उनको आवास दिए गए हैं। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश में चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान के तहत प्रत्येक बूथ और प्रत्येक घर में अपनी पार्टी का संदेश पहुंचाना चाहती है। इसी के तहत कार्यकर्ताओं को तमाम जिम्मेदारियां दी गई हैं। पार्टी स्तर से इस कार्यक्रम को लेकर काफी गंभीरता से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमारा उद्देश्य हर घर तक, हर बूथ तक पहुंचना है। इनके केंद्र के लोग चाह रहे हैं, दलों का है कि नहीं। देखिए, परिवर्तन शब्द हमारे दल में कभी रहता नहीं है। हमारे दल में कार्यकर्ता की उपयोगिता के आधार पर नए लोगों को काम दिया जाता है। तो कहीं पर कोई काम रह जाए, उसके लिए नया कार्यकर्ता कोई कार्य की दृष्टि से आए तो उसका हम स्वागत करते हैं। और भविष्य के अंदर क्या निर्णय होंगे, कौन सा कार्यक्रम बनेगा, लेकिन मुख्य रूप से 7 तारीख की बैठक जो है वो हमारे हर वर्ष हर कार्यक्रम में समीक्षा बैठक केंद्र द्वारा होती है और उसका नए वर्षों के नए समय के कार्यक्रम वहां से जारी होते हैं। अभी क्योंकि वर्षा काल है, इंडोर के कार्यक्रम, ट्रेनिंग कैंप के कार्यक्रम हो सकते हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ एक मेलजोल के कार्यक्रम हो सकते हैं। इन विषयों को लेकर बैठक लें। जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के वापस घर आने पर आपदा सचिव ने बयान देते हुए कहा कि ऐसी कई योजना नहीं है और इसी संबंध में जिलाधिकारी से बातचीत भी की गई। उन्होंने आगे कहा कि भारी बारिश को लेकर प्रशासन सतर्क है, जिससे किसी भी हानि से बचाव किया जा सकता है। मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है, इसे देखते हुए हर घंटे कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं जोशीमठ आपदा पीड़ितों के मुआवजे को लेकर उन्होंने कहा कि 80 परिवारों को मुआवजा दे दिया जा चुका है। बाकी मुआवजे की व्यवस्था की गई है। नहीं, अभी मेरी कल ही जिलाधिकारी से बात हुई तो ऐसी कोई जानकारी नहीं दी। एनीवे, इस तरह की कोई घटना है, डीएम से बात की जाएगी, उसको उसकी पे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अलर्ट भी अभी तो जारी किया गया है। जैसे आज भी अलर्ट था, लेकिन देहरादून में से बारिश नहीं हुई, तो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। उससे पूरी निगरानी भी रखी जा रही है और अलर्ट चेंज भी हो रहा है। जैसे आज जो अलर्ट हुआ, हो सकता है कल कुछ और ये हो, उसके कारण चेंज हो, तो उस पर हम लोग क्लोज वॉच रखे हुए हैं। जो हर घंटे इस पे देखी जा रही है क्या सिचुएशन चेंज हो रहा है, क्योंकि मौसम अभी फ्लक्चुएट कर रहा है, अभी स्टेबल नहीं हुआ है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश में चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान के तहत प्रत्येक बूथ और प्रत्येक घर में अपने पार्टी का संदेश पहुंचाना चाहती है। इसी के तहत कार्यकर्ताओं को तमाम जिम्मेदारियां दी गई। पार्टी स्तर से इस कार्यक्रम को लेकर काफी गंभीरता से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमारा उद्देश्य हर घर तक, हर बूथ तक पहुंचना है। और महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी के पार्षद से लेकर सांसद तक प्रतिनिधि को अपने बूथ में हर घर तक पहुंचना है। इसके अलावा मंडल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक पदाधिकारियों को इसी तरह घर घर तक पहुंचना है। उन्होंने कहा कि 7 जुलाई को दिल्ली में बैठक होगी। उस बैठक के दौरान उत्तराखंड में चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान पर विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी। ये हमारा 100% विशेष जनसंपर्क अभियान हमारा पूर्ण हो जाए, उसका प्रत्येक बूथ के हर घर तक,
हमारा संदेश जाए, केंद्र सरकार की उपलब्धियों का पत्रक जाए, हमारे राज्य सरकार की उपलब्धियों का पत्रक जाए। इस विषय को लेकर हमने 5 तारीख तक कार्यक्रम बढ़ाया है और अपने प्रत्येक जनप्रतिनिधि को नगर पालिका के सभासद से लेकर MP तक सबको अपने बूथ पर अनिवार्य रूप से महासंपर्क अभियान में जाना है। और जब मैं जनप्रतिनिधि कहता हूं तो पार्टी के कार्यकर्ता, मंडल इकाई से लेकर हमारे प्रांत इकाई तक के कार्यकर्ता ये भी अपने बूथ के प्रत्येक घर तक जाकर और इस महासंपर्क अभियान को अभी कई बार इसको कह चुके हैं। क्या लगता है कि इस बार राजमार्ग बेरोखाल से 3 किलोमीटर आगे नाकुरी बैंड पर बाधित है। भारी बारिश होने पर नागराज खाल केदार गली का मलबा राजमार्ग पर आने से काशीपुर बुआखाल राष्ट्रीय राजमार्ग 309 अक्सर इस स्थान पर बाधित हो जाता है, लेकिन नेशनल हाईवे इसकी सुविधा नहीं लेने को तैयार है। मौके पर एक JCB से काम करा जा रहा है, जिससे काशीपुर और राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर नाकुरी बैंड के समीप बाधित सड़क को खुलने में 5 घंटे का समय लग सकते हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और सभी सरकारी स्कूल खुल चुके हैं। इनमें से 2785 स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं। स्कूल के बच्चों की जान को खतरा बना हुआ है। हाल ही में मानसून सीजन सर पर है और ऐसे में उत्तराखंड में लगातार झमाझम हो रही बारिश और बरसात में कुछ बच्चे स्कूलों की छत टपक रही है तो कुछ गिरने की स्थिति में है। यह हाल तब है जब स्कूल में मलबा और शौचालय की छत गिरने के पूर्व में हुई घटनाओं में कई बच्चों की मौत हो चुकी है। अब वही शिक्षा विभाग के निर्देश दिए गए हैं जो कि स्कूल पूरी तरह से जर्जर है उनमें बच्चों को ना बिठाया जाए। साथ ही विभाग की ओर से 2026 तक सभी जर्जर स्कूलों को ठीक कराने के लिए प्लान भी तैयार किया गया है। हमने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी स्कूल अगर कहीं दिक्कत है तो हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और सभी स्कूलों का जीर्णोद्धार करने के लिए सरकार ने सभी CO को भी आदेश दे दिया, जिलाधिकारियों को भी दिया। इस बार शिक्षा का बजट उत्तराखंड में बढ़ा है और आपने खुद कहा 11,000 से ज्यादा विद्यालय, 2,000 की ऐसी संख्या जिनको की थोड़ा उनकी जीवन स्थिति बताई गई है। तो शिक्षा मंत्री जी ने उसे निर्देश दिए, उनके प्रस्ताव मंगा लिए गए और बहुत जल्दी वो विद्यालय ठीक हो और उनकी व्यवस्था की से भी रचना तैयार कर दी गई है। मानो कोई विद्यालय एकदम बैठने योग्य नहीं है छात्रों का तो गांव के पंचायत भवन या दूसरे स्थान पर या इंटर कॉलेज की किसी कक्ष में वो कक्षाएं चलेंगी। सरकार ने इतनी सालों से कवायद चल रही है, इन जर्जर स्कूलों की देखभाल के लिए व्यवस्था क्यों नहीं करी? महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए शौचालय तक स्कूल में नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स के लिए नियम बना दे कि CC कैमरे लगने हैं, शौचालय होना चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन अपने लिए अपनी जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल चौपट हैं। मंत्री इनके ऐसे बयान देते हैं कि साहब हम साउंड प्रूफ स्कूल बनाएंगे। अरे ऐसे तो बना दो जिसमें बच्चों की जान। हरिद्वार में कांवड़ मेला शुरू होने में चंद दिन शेष रह गए हैं। इसी मद्देनजर रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन में ADG लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में मेले में तैनात पुलिस अधिकारियों को ब्रीफ किया गया और साथ ही अपनी ड्यूटी के प्रति अलर्ट और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। कांवड़ मेला पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण मेला रहता है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा को देखते हुए इस बार संपूर्ण मेला क्षेत्र को 12 सुपर जोन और 33 जोन और 153 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसमें करीब 10,000 पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। ADG लॉ एंड ऑर्डर V मुरुगेशन ने बताया कि पुलिस ब्रीफ करते हुए कहा गया है कि कांवड़ मेले के दौरान कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। कांवड़ मेला इस साल में 4 जोड़े से शुरू हो रहा है, पूरा 15 दिन का रहेगा। इस पे हमारा पुलिस व्यवस्था को हमने आज ब्रीफिंग कराया पूरा फोर्स को कि ब्रीफिंग में मुख्य बात यह है कि हमारे पुलिस अलर्ट रहो, कोई भी कानून व्यवस्था बिगड़ना नहीं चाहिए। स्पॉट पे मौजूद रहते हुए जो इश्यू आता है तुरंत हैंडल करो। सीनियर ऑफिसर्स भी अलर्ट रहें ताकि कानून व्यवस्था बनाए रहे। उसमें देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये व्यवस्था हमेशा रहती है कि जो स्थान सेंसिटिव होते हैं वहाँ पर ड्रोन को हमेशा से आगे से प्रतिबंधित कर देते हैं। हाँ, हो सकता है सुपरविजन के लिए विभाग ही अपना उठ सकता है, तो पूरा सर्वे करना हो, देखना हो, इंस्पेक्शन करना हो,
लेकिन बिना परमिशन के कोई भी ड्रोन यहाँ उड़ेगा। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ियों को लेकर सरकार और प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं नगर निगम की ओर से इस बार कांवड़ियों पर जलवर्षा कराने का प्लान तैयार किया गया है, जिसके लिए नगर निगम ने कार्य शुरू करा दिया है। हरिद्वार के मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने बताया कि इस बार हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों पर जलवर्षा का प्रबंध प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, जिसके लिए 5,000 जगह चिन्हित की गई हैं और जहां पर वाटर फाउंटेन लगाए जाएंगे, जिसका लोकार्पण भी जल्द किया जाएगा। वहीं नगर निगम ने इस बार कांवड़ यात्रा को देखते हुए सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात भी कही है। देखिए, जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए हैं कि आने वाले जो हमारा कांवड़ का जो पर्व है उसमें जो जितने भी कांवड़िए उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे उनकी ऐसी व्यवस्था, क्योंकि काफ़ी गर्मी रहती है, उमस भी बहुत रहती है, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि उनको जितनी भी अच्छी सुविधाएं हम दे सकें। तो उसी के तहत हम लोगों ने ये डीएम साहब ने आदेश दिए हैं कि आप 5-6 जगहों पे वाटर स्प्रिंकल्स लगाएं। तो हम लोगों ने उसी की व्यवस्था करी है, जो कि एक शंकराचार्य चौक पे, देवपुरा पे, पुल जटवाड़ा पे और इस तरह से 5 पॉइंट को चूज किया जहां पर हम लोग वाटर स्प्रिंकल्स लगा रहे हैं, जिसकी टोटल चौड़ाई 30 फुट की रहेगी और उसमें लगातार पानी आता रहेगा। तो उसका कार्य जारी है। करीबन 2 दिन के अंदर वो पूरा 5 के 5 साप्ताहिक हाट बाजार के दिन दिनेशपुर मुख्य मार्ग के किनारे दुकान लगाने वाले पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये फरमान दिनेशपुर थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने व्यापारियों को बुलाकर आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि साप्ताहिक हाट बाजार के दिन भारी संख्या में लोग दिनेशपुर में काफी दूर दूर से आते हैं। मुख्य मार्ग के दोनों और फल व्यवसाय के लोग दुकान लगाते हैं, जिससे नगर में हर 2 मिनट में जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसको देखते हुए थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने सभी फल व्यवसाय करने वाले दुकानदारों को अंतिम चेतावनी देते हुए इसी अन्य स्थानों पर दुकान लगाने की बात कही है। सड़क के किनारे में ठेले लगा रखे हैं, तो फल मंडी जैसे कि हमारा अभियान चल रहा है, तो उसी में इन्हें निर्देशित किया गया है। फर्स्ट वार्निंग दी गई है इस टाइम को, और फ्यूचर में अगर ये फिर दोबारा से यहाँ पे वहाँ लगाएंगे तो उसके खिलाफ हमारी तरफ से अभियान चला के कार्रवाई की। यहाँ रोड पे नहीं लगेगा, जहाँ पे ट्रैफिक। चंपावत जनपद की पहाड़ी क्षेत्र में बीते 2 दिन लगातार हो रही बारिश के चलते ज्यादातर पहाड़ी नाले उफान पर हैं। ऐसे में चंपावत के सीमांत क्षेत्र टनकपुर में पूर्णागिरी रोड पर बाटन नगाड़ा पहाड़ी के पास नाले से भरी हुई भारी मात्रा में मलबा निकाला गया, जिसके चलते श्रद्धालुओं और उनके वाहन फंस गए। स्थानीय लोग जेसीबी मशीनों की सहायता से रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हो रही बरसात के चलते पहाड़ी नाले से मलबा लगातार आ रहा है, जिसके चलते मार्ग खोलने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को इस रास्ते से न गुजरने की सलाह दी है। लोक निर्माण विभाग की 2 जेसीबी रनिंग में जो कंटिन्यू उसी के सराउंडिंग रहती है, और हमारे द्वारा जो है एक वहाँ जो जेई है तनुजा थे, उसको वहाँ डिप्यूट कर रहे थे, वहीं उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। और जहाँ तक यात्रियों का आना जाना है, तो रात्रि को मेरे द्वारा कल शाम जो है एक आदेश निर्गत किए गए कि रात्रि को 8 बजे से मॉर्निंग 6 बजे तक कोई भी मतलब पूर्ण रूप से जो बंद रहेगा, रात्रि को कोई भी जो है वाहन वहाँ नहीं चलेगा। और उसके लिए मेरे द्वारा पुलिस क्षेत्र अधिकारी और परगनी कोतवाली को भी निर्देश दिया गया कि इसके आदेशों का जो है अनुपालन करवाना सुनिश्चित। और मैं और मेरी सिस्टर और एक बच्ची आई है छोटी सी। अब हम लोग तो यहाँ 2 दिन से फंसे हुए थे बरसात में, और गवर्नमेंट जो यहाँ पे होना चाहिए उस तरह का यहाँ कार्य हो नहीं रहा है, बहुत धीमी गति से चल रहा है। तो सरकार से, आपके यहाँ उत्तराखंड सरकार से यही निवेदन है कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग को एक एनडीआरएफ की टीम, रेस्क्यू टीम लगानी चाहिए, क्योंकि जिस नाले से हम लोग गुजरे हैं कभी भी इसका बहाव इतना तेज हो सकता है कि जितने भी यात्रीगण, जितने भी हम लोग दर्शन के लिए गए हुए हैं, कभी भी इस नाले से बह के उस नदी में जा सकते हैं जो नीचे नदी बह रही है। हम सुबह 9 बजे से यहाँ पे 9 बजे से भैरव मंदिर से आगे टनकपुर जाने के लिए, अभी तक तो खुला नहीं है रास्ता। 2-3 घंटे 4 घंटे का समय बताया था, लेकिन काफी टाइम हो गया है। सुबह से और दिक्कतें हो रही है कि ना यहाँ ड्राइवरों के लिए पीने के लिए पानी है, और ना खाने पीने की कोई सुविधा है, और ना मतलब गाड़ियों के लिए देखो कितनी दिक्कत परेशानी हो रही है यहाँ पे, और मतलब काफी दिक्कत परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, बारिश के होने के अभाव से रास्ते पर रुकावट आ गई है और रास्ता साफ किया जा रहा है। शासन प्रशासन लगा हुआ है रास्ता साफ करने के लिए,
श्रद्धालु का केवल वेटिंग कर रहे हुए हैं। जब तक हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं अपने, जब हम लोगों के पास सूचना आ जाएगी कि रास्ता साफ हो गई, तत्काल हम लोग चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है भाई, हमारे जो गाड़ी वाले ड्राइवर लोग हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया, आप रास्ते में फंस जाओगे, आप न जाइए। कुछ भले लोग हैं, कुछ लोग ले जा रहे हैं, रास्ते में फांस देते ले जाते। इमरजेंसी मैनेजमेंट को लेकर आपदा सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने 24 विभागों की 11 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बैठक बुलाई। उन्होंने बताया कि सभी विभागों में मैपिंग हुई है या नहीं, इस पर चर्चा की गई। GIS की व्यवस्था के साथ साथ सभी आपदा से जुड़े विभागों की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि जो विभागीय अधिकारी ट्रेंड नहीं है उन्हें इस बारे में चर्चा की गई और हमारा फोकस अधिकारियों के वेल ट्रेनिंग देना है ताकि इमरजेंसी मैनेजमेंट हो सके। कि आज हम सारे डिपार्टमेंट, लगभग 24 डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट के साथ हम बात कर रहे हैं। इमरजेंसी मैनेजमेंट मेरा मेन एजेंडा है, उसमें हमने 11 एजेंडा पॉइंट्स बनाए हैं और सारे बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट के जो एसेट्स हैं उसकी मैपिंग हुई है या नहीं, कैसे करना आगे बढ़ी, उसके जो रिसोर्सेज है मूवेबल, जो गाड़ी है या अन्य जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी पूरी मैपिंग है कि नहीं, और उसमें कहीं कमी है तो बताएं। आपके यहाँ जो हर चीज प्लानिंग के लिए हमारा GIS मैप होना चाहिए, उसकी व्यवस्था है कि नहीं, उनके लोग ट्रेंड हैं कि नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना है कि नहीं, जो वल्नरेबिलिटी मैपिंग है यानी वल्नरेबल एरियाज हैं उनके डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी पूरी हमने डेटा एनालिसिस करी है कि नहीं। लक्ष्य क्षेत्र के सुल्तानपुर आदमपुर नगर पंचायत के मुख्य मार्गों पर पूर्ण रूप से अतिक्रमण देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि पिछले दिनों हरिद्वार प्रशासन ने सरकारी और अन्य भूमि या मार्गों से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाया गया था, जिसके चलते शहरी क्षेत्र समेत अन्य देहात क्षेत्रों में भी अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। मगर इसके बावजूद भी लक्सर के सुल्तानपुर आदमपुर के मुख्य मार्गों पर स्थानीय लोगों ने पूर्ण रूप से अतिक्रमण किया हुआ है, मगर प्रशासन की नजरें इस अतिक्रमण तक नहीं पहुंच पा रही हैं। वहीं 4 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा में अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालु और शिव भक्त भी इन्हीं मार्गों से होकर हरिद्वार पहुंचते हैं, मगर अतिक्रमण के चलते शिव भक्तों को अतिक्रमण की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है और कहीं न कहीं दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। कांवड़ मेला की यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है और दूसरी बात हमारे यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था रही है सन 2005 से लेकर सन 2023 तक। मैं प्रशासन की तरफ से CO भी बनाया गया हूँ, मेरी ड्यूटी अली चौक पे भी रहती है और यहाँ के लोग हकीकत और सच्चाई ये है कि प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ इस यात्रा का साथ देते हैं। कॉर्बेट के बिजरानी और गरजिया पर्यटन जोन को शुक्रवार से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। हर साल 30 जून को बिजरानी जोन बंद किया जाता है, इस बार भी इसी दिन गरजिया जोन को बंद कर दिया गया है। अब यह जोन 15 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिए जाएंगे। मानसून सीजन को देखते हुए यह जोन बंद किए गए हैं और इसके साथ ही मानसून सीजन के लिए टाइगर रिजर्व को भी हाई अलर्ट में जारी किया गया है। देखिए, आज से गरजिया और बिजरानी जोन दोनों बंद हो जाएंगे। मानसून के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है और टाइगर कंजर्वेशन प्लान में जो प्राविधान है उसके अंतर्गत ये कार्रवाई की जाती है। पिछले 1 महीने से कॉर्बेट में हाई अलर्ट जारी है और हमारा प्रयास ये है कि मानसून सीजन के दौरान हम लोग पर्याप्त वन और वन्यजीव सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त गश्त सुनिश्चित हो पाए। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दलों से अभी से तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस भी इस बार जोरों शोरों के साथ चुनावी मैदान पर जुट गई है। हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव को लेकर कांग्रेस से पूर्व CM हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पूर्ण रूप से मैदान पर जुट चुके हैं। दोनों नेता हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार हर व्यक्ति को है। पूर्व CM हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे हैं और वह उनका अधिकार है। दोनों ही नेता सीनियर हैं, लेकिन चुनाव के टिकट तय करना पार्टी नेतृत्व को तय करना है। देखो, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र है। कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी रखते, हर एक को अपना बात कहने का अधिकार है। हरक सिंह जी लड़ने की इच्छा रख रहे हैं, वो भी ठीक है। हरीश रावत जी कह रहे हैं, मैं भी कह दूंगा।
रामलाल देव श्यामलाल कहते हैं कि वो तो हर एक का अधिकार है, उसमें मैंने समझता कोई आपत्ति है। उन्होंने इच्छा जताई, अच्छी बात है, सीनियर लीडर हो तो उसमें कहने में कोई बात नहीं। पार्टी हाईकमान तय करेगा किसका लड़ना किसका नहीं लड़ना। बरसात शुरू होते ही प्रदेश के साथ साथ राजधानी देहरादून में भी इन दिनों साग सब्जियों के आसमान में दाम छूते जा रहे हैं। खासकर टमाटर 100 रुपए किलो के पार पहुंच चुका है और अन्य सब्जी भी आम आदमी की कमर तोड़ रही है। राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो यहां साग सब्जियों के दामों में काफी उछाल देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि साग सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि खरीदना मुश्किल हो रहा है। वहीं सब्जियों के बढ़े हुए दामों को लेकर दुकानदारों का कहना है कि बरसात में ज्यादातर फसलें खराब हो गई हैं, जिसके चलते साग सब्जियों के दामों में काफी ज्यादा उछाल आई है। लेकिन आने वाले दिनों में टमाटर और सब्जियों के दामों में कमी देखने को मिल सकती है। पैदावार कम है, आजकल पैदावार कम हो रही है इसलिए बढ़े हैं। माल तैयार होगा तो सस्ता हो जाएगा, अभी तैयार नहीं है ना माल, खेतों में सड़ रहा है सब। कम हो गया, हम लोग परेशान हैं। टमाटर भी नहीं मिल रहे हैं आजकल। आधा टमाटर देखो सड़ा निकल रहा है, उसमें सड़ा गला, क्या बेचे क्या कमाए, पैसे घट जाते हैं, क्या किया जाए। उधम सिंह नगर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पुलिस की रातों रात नींद हराम कर दी है। पुलिस की लापरवाही के चलते घटना से युवक की जान पर बन आई, क्योंकि कुछ दिनों पहले पैसे को लेकर घटना में यूपी के पूर्व चेयरमैन की ओर से की गई मारपीट में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका फायदा उठाकर देर शाम पीड़ित युवक का अपहरण कर लिया गया और मसवासी ले जाया गया, जहां युवक की जमकर पिटाई की गई। जहां मौके का फायदा उठाकर युवक मसवासी चौकी जा पहुंचा, जिसके बाद उसकी जान बच गई। हालांकि मामला बढ़ता देख पुलिस ने मामूली धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि 28 जून को उधम सिंह नगर के बाजपुर में पुरानी लेन देन को लेकर दो पक्षों में काफी समय से विवाद चल रहा था। मामला ये था कि 28 तारीख को ये मेरी दुकान पर उस समय आए थे, पैसे को लेन देन को कोई हमारी बात थी, उसमें वो बात हमारी हो रही थी। उस समय फिर इन्होंने यहाँ पे अभद्र भाषा में मेरा गाली वाली की काफी देर पर बातचीत चलती रही। उस समय भी हमला इन्होंने किया, लेकिन वो बीच बचाव होने के कारण वो वहां से तो नहीं बढ़ गया मामला। फिर मैंने FIR दे दी कोतवाली में 28 तारीख को ही। उसके बाद फिर 29 तारीख को मैं शाम को अपनी शॉप बंद करके अपने पप्पू चाट वाले जो सैनी होटल है यहाँ पे मैं खड़ा था। अचानक से कम 8 से 10 लोग एक गाड़ी में थे, 3 गाड़ियां थी वो, और उस समय उन्होंने मुझे वहां पे हथियारों से पहले वो निकले बाहर को, उसके बाद मैं भागा भी, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ के वहां पे पहले मारा, उसके बाद वो गाड़ी में डाल करके मुझे अपने घर ले गए। देखिए मारपीट का मामला है। एक सैनी जी है यहाँ पर, उनकी दुकान है और वो किसी ये मसवासी के मौर्या के उसको वो ये बता रहे हैं कि मेरे साथ में ये दुकान में आकर के मेरे द्वारा मारपीट की गई है। कल इस संबंध में जो है पुलिस अधीक्षक काशीपुर महोदय द्वारा भी आप लोगों को जो अवगत करा दिया गया था। इनकी तहरीर मिली है और तहरीर के आधार पर रात में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचक को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो जो चीज भी इसमें आती है उसको उस घटनाक्रम में विवेचना में लिया करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेंगे। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।